डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल स्ट्रेसेस के ऊपर। बेसिकली हम लोगों ने सिंपल स्ट्रेसेस, हम लोग ओवरऑल स्ट्रेस को कई सारे कैटेगरी में जो है डिस्ट्रीब्यूट किए थे और उसमें खास करके हमने जो बताया था एक तो स्टैटिक स्ट्रेस। और स्टैटिक स्ट्रेस कब, दैट मीन्स कि स्टैटिक लोड हो। लोड भी तीन तरह का हमने आपको बताया था। लोड में एक होता है स्टैटिक लोड, दूसरा होता है वेरिएबल लोड और तीसरा होता है यूडियल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। स्टैटिक लोड में ही पॉइंट लोड आपका जो आता है वह आता है। बेसिकली पॉइंट लोड इज ए कांस्टेंट लोड दैट डज नॉट फ्लक्चुएट विद द टाइम, डज नॉट फ्लक्चुएट विद द स्पेस। ठीक है। अब इसके आधार पर हमने स्ट्रेस को कई सारे पार्ट्स में बांटे थे। तो सबसे पहला जो हमने तीन कैटेगरी में बांटे थे, सबसे पहले सिंपल स्ट्रेस। सिंपल स्ट्रेस में हमने आपको टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस ये सब बताया था, जो सिंपल फार्मूला था फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। और इसके अंदर ही शियर स्ट्रेस भी हमने बताया था, जो कि ये शियर स्ट्रेस का आपका फार्मूला है टाउ इक्वल टू अगेन एफ अपन ए। लेकिन इस एफ, ये एफ क्या है आपका, शियर फोर्स है और एरिया कौन सा है, शियर एरिया है। कैसे, अब थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर एक बार थोड़ा समझा दें तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये यहाँ पर यदि आप निकालते हैं तो ये क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस। और जब यही जो है फोर्स यहाँ पर आप लगाते हैं और ये जो है क्या है आपका फिक्स है, तो देयर विल बी स्ट्रेन लाइक दिस, जो एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा। ठीक ना, ये एंगुलर डिफॉर्मेशन फाई, दैट इज कॉल्ड बेसिकली शियर स्ट्रेन। और इसमें जो शियर स्ट्रेस आप निकालते हैं तो एफ अपन एरिया, तो एरिया कौन सा होता है, इसमें जो आप एरिया लेंगे ये क्रॉस सेक्शनल का लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एरिया लेंगे इसका, ये जो आपका एरिया निकलेगा ना, ये जो एरिया है सरफेस एरिया बेसिकली, दैट इज द शियर स्ट्रेस। अब इन सब स्ट्रेसेस के बाद हमने आपको पढ़ाया था टोर्सनल स्ट्रेस, जो ट्विस्टिंग मोमेंट से निकलता है। और फिर हमने पढ़ाया था बेंडिंग इक्वेशन और फिर इन दोनों को जोड़ दिए थे। ठीक है। इसके अलावा हमने थ्योरी ऑफ फेल्यूर्स भी आपको पढ़ाए, इसमें थर्मल स्ट्रेसेस भी बताए। तो जस्ट हम एक रिवीजन कराते हैं। थर्ड स्टेप जो था हमारा वह था वेरिएबल स्ट्रेस। तो हमने पूरे स्ट्रेस को तीन कैटेगरी में बांटा, सिंपल स्ट्रेस, टोर्सनल एंड बेंडिंग प्लस कंबाइंड स्ट्रेस और तीसरा था वेरिएबल स्ट्रेस। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, वेरिएबल स्ट्रेस। आज मेरे पास इतना समय नहीं है, अदरवाइज मैं इन सब का एक समरी आपको बता देता। तो अभी एक ओवरव्यू हमने बता दिया, आई थिंक ये चीज़ आपको याद रहेगा। आइए हम देखते हैं कि वेरिएबल स्ट्रेस क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। अब वेरिएबल मतलब क्या, वेरिएबल और कांस्टेंट दो ही तो फिगर होता है। जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं, कोई भी फंक्शन की बात करेंगे, तो एक क्या होगा फिक्स्ड और दूसरा क्या होगा वेरिएबल। फिक्स्ड मतलब क्या, डेड लोड। फिक्स्ड मतलब यदि लोड की बात करें तो क्या होगा, डेड लोड। अब जैसे ये आपका कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, समझिएगा। ठीक है। अब सिंपली सपोर्टेड बीम जो है बीम है, और ये पहले केस में क्या है, बीम है। ठीक है। जब बीम है तो उस समय एक लोड लग रहा है आपका, जैसे आपके घर है, घर में पिलर लगा हुआ है, ठीक ना, ये पिलर लगा हुआ है और इस पिलर पे क्या लग रहा है, लोड लग रहा है। ठीक ना, तो इस लोड को बेसिकली हम लोग बोलते हैं डेड लोड या पॉइंट लोड या फिक्स्ड लोड या स्टैटिक लोड, जो भी आप बोल लें। ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम यदि यह पिलर लगा है कहाँ पे, किसी ब्रिज के नीचे, कहाँ पर लगा है, किसी ब्रिज के नीचे, तो क्या होगा, यदि यहाँ पर ब्रिज है समझिएगा, तो ब्रिज पे कभी ट्रक आ रहा है, कभी ट्रेन आ रही है, कभी नहीं आ रहा है। तो जिस समय ट्रक आएगा, सपोज कीजिए जिस समय ट्रक हमारा आएगा उस समय क्या होगा, जिस समय ट्रक आएगा उस समय मान लीजिए ट्रक की जो है वेट है 50 टन, तो 50 टन का लोड लगा। और जिस समय ट्रक नहीं है उस समय क्या हो गया, जीरो। दैट मीन्स कि लोड इज वेरिंग बिटवीन 0 to 50 किलो न्यूटन या 50 टन, जो भी लेना है आपको। दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, वेरिएबल लोड। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वेरिएबल लोड। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, इसको थोड़ा सा अब समझिएगा। क्या होगा कि ये आपका ब्रिज है, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये जो है आपका क्या है, ब्रिज है दोस्तों, ये क्या है,
ब्रिज है। अब जब इसके ऊपर ट्रक गया तो क्या होगा, ये थोड़ा सा बेंड होगा या नहीं, बेंड होगा, ये बेंड होगा। फिर जब ये ऊपर चले जाएगा, ट्रक यहाँ से पास कर गया, समझिएगा, ट्रक जब पास कर गया तो क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो हमारा लोड है इसको आप ऐसे लगाएंगे तो क्या होगा, लोड लगेगा, और फिर जब इसको हटाएंगे तो इसके ऊपर लोड रिलीज हो जाएगा। लोड रिलीज हो जाने का मतलब क्या है, लोड रिलीज हो जाने का मतलब क्या है, लोड रिलीज हो जाने का मतलब है जीरो लोड तो हो नहीं सकता है। जैसे ये बीम है तो इसके ऊपर कभी ऐसे लोड लगेगा, कभी सीधा होगा, कभी ऐसे लगेगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो मजा आएगा। ऐसे हो गया, अभी सीधा हो गया, ऐसे भी हो गया। तो अब इस सरफेस पे आप ध्यान दीजिए, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ठीक है ना, इस सरफेस हम यहाँ पर बनाते हैं आपको और दिखाते हैं। ठीक है, अब ये मान लीजिए किसी बेयरिंग में फिट है या फिक्स्ड जहाँ भी है, या सिंपली सपोर्टेड है, जो भी मानना है आपको, ठीक ना, या बेयरिंग में फिक्स। जब इसके ऊपर आप लोड लगाते हैं, जब आप लोड लगाते हैं तो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि इसमें डिफ्लेक्शन होगा और इसका शेप कुछ ऐसा आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब जो इसका ऊपर वाला जो सरफेस है इसमें क्या हो रहा है, जो है आपका कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लग रहा है कि नहीं, इसके ऐसे कंप्रेसिव। और ये क्या हो रहा है इधर नीचे वाला, टेंसाइल। ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले में टेंसाइल और ऊपर वाले में क्या हो रहा है, कंप्रेसिव। याद कीजिए बेंडिंग का फेनोमेना, ठीक है, बेंडिंग का फेनोमेना याद कीजिए। अब इसमें क्या हो गया, ये टेंसाइल, सॉरी कंप्रेसिव टेंसाइल। फिर ये क्या होगा कि नीचे से मान लीजिए फोर्स लगेगा। अब नीचे से कैसे फोर्स लगेगा कि ये यदि बियरिंग होता, बियरिंग में, ठीक है ना, तो कभी इधर फोर्स लगता, कभी इधर फोर्स लगता। जैसे ये रोटेट कर रहा है तो ये रोटेट में क्या होगा, कभी इधर फोर्स लगेगा, कभी इधर फोर्स लगेगा। तो जो ये सरफेस है आपका पॉइंट ए मान लीजिए और ये पॉइंट बी मान लीजिए, तो ए अभी किस में है, कंप्रेसिव में। और यही यदि हम ऐसे बना दें, ऐसे, तो ये जो पॉइंट ए है अब कहाँ चले गया, टेंसाइल में, और ये कहाँ चले गया, कंप्रेसिव में। तो टेंसाइल से कंप्रेसिव हो गया, जो अभी कंप्रेसिव में था वो टेंसाइल में हो गया। जो टेंसाइल में था बाहर वाला पार्ट, ये क्या है, पॉइंट ए, और ये क्या है, पॉइंट बी। तो ये बी जो टेंसाइल में था वह बी जो है यहाँ पर कंप्रेसिव में आ गया, आ गया कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह का फेनोमेना मशीन पार्ट्स में खूब देखने मिलता है, जब एक ही समय पर, ठीक है ना, एक ही समय पर एक ही शाफ्ट के अंदर तुरंत टेंसाइल लगेगा फिर कंप्रेसिव लगेगा, क्योंकि बी कंप्रेशन में आ गया। ठीक है ना, समझिएगा इसको और अच्छे से। ये है आपका बीम, ठीक है। ये अपर वाला सरफेस जो है, अभी जब आप ऐसे करेंगे, जब ऐसे करेंगे तो अंदर वाला सरफेस क्या हो गया, ये जो अंदर का सरफेस है वह किस में आ गया, कंप्रेशन में। ऊपर वाला क्या हो गया, टेंसाइल। आप कोई भी एक रबर लेकर के देख लीजिए, नीचे वाला क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ऊपर वाला क्या होगा, इलोंगेट होगा, होगा कि नहीं। तो अब कॉन्सेप्ट सिंपल सा वही है, लेकिन ये कई सारे मशीन कंपोनेंट्स में ये वेरिएबल लोड लगते हैं। जैसे कि आपका एक्सल हो गया, आपका साफ्ट हो गया, ठीक है ना, कोई ब्रिज का बीम है, ठीक है ना, ब्रिज का बीम है, या आपका स्प्रिंग है। स्प्रिंग में भी सेम यही फिनोमेना होता है, ठीक है ना, यही है ना आपका स्प्रिंग। ठीक है, ये क्या होगा, कभी इलोंगेट होगा, कभी कंप्रेस होगा, कभी नॉर्मल होगा। अरे बात समझ में। कभी टेंसाइल में होगा तो टेंसाइल को मान लीजिए प्लस, फ्री है तो जीरो, और कंप्रेस होगा तो नेगेटिव, तो प्लस से माइनस। अच्छा, ये बार बार होते जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप पेन से लिखते हैं, ठीक ना, मान लीजिए कि ये तो हमारे पास अभी फिक्स पेन है, लेकिन एक टिपटिपिया पेन हो तो, एक टिपटिपिया पेन हो तो आप क्या करते हैं, उसको टिपते हैं ऊपर से, तो उसका स्प्रिंग क्या होता है, बेसिकली कंप्रेस होता है कि नहीं। स्प्रिंग क्या होगा आपका, कंप्रेस होगा। अब स्प्रिंग जो कंप्रेस होगा, स्प्रिंग जो है क्या होगा, कंप्रेस होगा, तो निगेटिव ले लीजिए।
जब टेंसाइल में होगा तो पॉजिटिव 0। तो ये वेरी करते रहेगा कि नहीं, ठीक ना। तो इन्हीं सब स्ट्रेस को हम लोग बेसिकली जो है फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस बोलते हैं, वेरिएबल स्ट्रेस बोलते हैं, फटीग स्ट्रेस बोलते हैं, अल्टरनेटिंग स्ट्रेस बोलते हैं, सब सिमिलर नेम है। तो अब आज हम लोग जो है सिर्फ वेरिएबल स्ट्रेस तक लिमिट नहीं रहेंगे, समझिएगा थोड़ा सा। वेरिएबल स्ट्रेस को ही हम लोग जो है अल्टरनेटिंग स्ट्रेस भी बोलेंगे, क्योंकि अल्टरनेट हो रहा है कि नहीं, एक बार टेंसाइल एक बार कंप्रेसिव, अल्टरनेटिंग स्ट्रेस। इसी को हम लोग जो है फटीग स्ट्रेस भी बोलते हैं, इसी को साइक्लिक स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। और भी कई सारा नाम है जिसको कि हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्ट्रेस जो है हम लोग समझे, साइक्लिक स्ट्रेस से ही शुरुआत करते हैं, ठीक ना। इसी को बोलते हैं कंप्लीटली रिवर्स्ड और साइक्लिक स्ट्रेस, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वही चीज हम समझाएं कि यहाँ पर यही आपका बीम है, ठीक ना। अब ये बियरिंग में यहाँ फिट है, यहाँ भी बियरिंग में फिट है। अब ये रोटेट हो रहा है, ठीक है ना, रोटेट हो रहा है। ये पॉइंट क्या है आपका, मान लीजिए ए, और ये पॉइंट है बी। जब हमारा बीम ऐसे जाएगा, इस तरह से जाएगा ऐसे, तो अब क्या हो गया, ये जो है आपका बी पॉइंट और ये ए बाहर का पॉइंट, तो ये ए क्या हो गया आपका टेंसाइल में, और बी क्या हो गया कंप्रेशन, समझिएगा, ठीक है। फिर यही पॉइंट लाइन जो है, यही बीम जो है इधर से जब आएगा, ठीक ना, तो ये बी पॉइंट कहाँ आ गया आपका, ये बी पॉइंट यहाँ पर आ गया। बी पॉइंट में क्या हो गया टेंसाइल, और ये क्या है पॉइंट ए, और इसमें कंप्रेशन हो गया कि नहीं। तो ये पॉइंट में, और यदि बिल्कुल ऐसे है तो 0, ठीक है। तो अब इसको एक एक करके समझना है कि किस तरह से अपर फाइबर में टेंसाइल से कंप्रेसिव हो जा रहा है, कंप्रेसिव से टेंसाइल हो जा रहा है, ठीक है। आप इसका एक ग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ये स्पेसिमेन है या कोई रॉड है, अब इसका ग्राफ आप बनाएंगे तो सबसे पहले ये स्ट्रेस, एक एक 3-4 टर्म है यहाँ पर समझाएंगे। ये स्ट्रेस हो गया आपका, और जब कोई लोड नहीं लग रहा है, जब कोई लोड नहीं लग रहा है, ठीक है, ये 0 है। अब क्या ऑप्शन है आपके पास कि इधर ये टेंशन में चले जाए, ठीक ना, और इधर कहाँ जाएगा, ये नीचे क्या ले लिया आपने कंप्रेशन, ठीक है। अब जो लोड आप लगाए, ठीक है ना, लोड जो लगाए आप, तो किस तरह से लोड लग रहा है आपका, ये बिल्कुल 0 से स्टार्ट हुआ और पहले इलोंगेट होगा, फिर नीचे जाएगा कंप्रेशन में, फिर जो है टेंशन में, फिर कंप्रेशन में। एक कहानी हो गया, ठीक है। दूसरा कहानी क्या हो सकता है कि हम जो है इसके ऊपर जो लोड लगाए, ये ऊपर नहीं जाए, इस तरह से लोड लगा रहे हैं हम, इस तरह से लोड लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ नीचे की ओर लोड लग रहा है। नीचे की ओर लोड लगेगा तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, और फिर अपनी जगह छोड़िएगा आप तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यही है ना आपका। और यहाँ पर जो है ये नीचे की ओर नहीं जा रहा है, एक लेवल पे स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है ना, ये स्ट्रेस लग रहा है, और यहाँ से स्ट्रेस लगा, ये 0 पे तो जा रहा है, लेकिन 0 से फिर ऊपर जा रहा है, मतलब टेंसाइल ही नेचर का रह रहा है। फिर ये ऐसे आ गया, मतलब ये 0 और ये टेंसाइल में इसको आप सिग्मा टी मान लीजिए। उसी तरह से ऐसा भी तो हो सकता है कि थोड़ा सा टेंसाइल जाए और थोड़ा सा कंप्रेशन जाए, यह भी हम सब समझा देंगे आपको, पूरा क्लियर कर देंगे, समझिएगा। टेंसाइल में ये ज़्यादा जाए और कंप्रेशन में थोड़ा सा जाए, टेंसाइल में ज़्यादा जाए, कंप्रेशन में थोड़ा सा जाए, ठीक ना। और कितना जा रहा है ये देखिए, टेंसाइल से ये टेंसाइल हो गया आपका ऊपर, और नीचे क्या हो गया कंप्रेशन, और ये 0 लेवल है। तो अब एक एक को थोड़ा सा हम समझने की यहाँ कोशिश करेंगे, नहीं समझेंगे तो फिर क्या मज़ा नहीं आएगा। अब इसको समझिएगा। सबसे पहले हम देखें कंप्लीटली रिवर्स्ड और साइक्लिक स्ट्रेस, क्या लिखे हैं, कंप्लीटली रिवर्स्ड और साइक्लिक स्ट्रेस,
क्या होता है कंप्लीटली रिवर्स और साइक्लिक स्ट्रेस, ठीक ना। तो जब कंप्लीटली कंप्रेसिव से टेंसाइल हो, ठीक ना, कंप्रेसिव से टेंसाइल हो सेम वैल्यू में, जैसे यहाँ पर देखिए ये ऊपर जा रहा है मान लीजिए कि 50, ठीक ना, 50 न्यूटन, और नीचे कंप्रेशन में भी आ रहा है 50 न्यूटन, मतलब -50 से +50 प्लस से माइनस, आ रही बात समझ में। जितना निगेटिव जा रहा है उतना ही पॉजिटिव जा रहा है, ठीक ना। दैट मीन्स कि वन वैल्यू ऑफ कंप्रेशन टू अनदर वैल्यू ऑफ टेंशन, या अनदर वैल्यू ऑफ टेंशन टू अदर वैल्यू ऑफ कंप्रेशन, दैट इज कॉल्ड वाइस वर्सा, ठीक ना। दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली रिवर्स्ड और साइक्लिक स्ट्रेस। इसी को क्या बोलते हैं, कंप्लीटली रिवर्स्ड और साइक्लिक स्ट्रेस, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आता है, ठीक है ना, इसी में कंप्लीटली रिवर्स्ड हो गया, एक आता है आपका फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, ठीक ना। क्या है फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, यहां समझा देते हैं। फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस क्या करता है, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस द स्ट्रेस विच वेरी फ्रॉम ए मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम नेचर। जैसे ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू ऑफ द सेम नेचर, ये तो अभी जीरो टच हो गया, हो सकता है कि जीरो टच नहीं हो हमारा, क्या है जीरो टच नहीं हो, ये जीरो है, ये ऊपर आपका क्या है टेंशन, नीचे क्या है कंप्रेशन, ठीक ना। क्या है फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, दैट मीन्स कि सेम नेचर का हो सकता है यहाँ से शुरू हो और यहाँ से ऊपर से ही चले जाए, ठीक ना, सेम नेचर का। अब ये सेम नेचर का कुछ मिनिमम वैल्यू होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, हो सकता है ये जीरो भी आ जाए, अरे बात समझ में, हो सकता है कि जीरो भी आ जाए। तो यदि जीरो आ जाए, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, ये आप देख पा रहे हैं कि जीरो से जो है ऊपर जा रहा है, जीरो से ऊपर जा रहा है, या सिर्फ जीरो से नीचे ही जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेड स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, तो रिपीटेड स्ट्रेस और फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस में वैल्यू समझिएगा, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस में कोई जरूरी नहीं कि जीरो पे आएगा, ठीक है, लेकिन रिपीटेड स्ट्रेस का मतलब ही होता है कि ये जीरो पे आएगा, ठीक है ना, ये जीरो पे आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब द स्ट्रेस विच वेरी फ्रॉम ए मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अपोजिट नेचर, दैट इज having the certain minimum compressive stress to the maximum compressive stress is known as alternating stress। ये completely reversed cyclic stress के ही जैसे अल्टरनेटिंग स्ट्रेस होता है, लेकिन कंप्लीटली रिवर्स्ड में और साइक्लिक में मिनिमम टू मैक्सिमम नहीं जाता है, सेम नेचर का जितना है उतना जाएगा, जैसे इधर 50 है तो इधर भी -50 जाएगा, इधर 100 है तो इधर भी 100 आएगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये 100 मिनिमम है या मैक्सिमम है, ठीक है। तो यदि मिनिमम टू मैक्सिमम जाता है तब उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग स्ट्रेस, ठीक है। अल्टरनेटिंग स्ट्रेस मतलब क्या समझिए, ये जो है यहाँ पर, ठीक है, ये मिनिमम टू मैक्सिमम, ये मिनिमम टू मैक्सिमम, ठीक है ना। दैट मीन्स द स्ट्रेस विच वेरी फ्रॉम ए मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अपोजिट नेचर, फ्रॉम ए सर्टेन मिनिमम कंप्रेसिव टू ए सर्टेन मैक्सिमम टेंसाइल, फ्रॉम ए मिनिमम टेंसाइल टू मैक्सिमम कंप्रेसिव इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग स्ट्रेस। दैट मीन्स कि ये कंप्रेशन में यदि मिनिमम है, मिनिमम कंप्रेशन, ठीक है ना, तो मैक्सिमम टेंसाइल जाएगा, ठीक है, यदि मिनिमम टेंसाइल होगा तो मैक्सिमम कंप्रेशन जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। दैट मीन्स कि स्ट्रेस, अल्टरनेटिंग स्ट्रेस में स्ट्रेस वेरीज फ्रॉम मिनिमम कंप्रेशन टू मैक्सिमम टेंशन, या मिनिमम टेंशन टू मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, तो इन सब को जो है आप समझ गए। अब ये भी समझ गए होंगे आप
कि अब तो ये क्लियर हो गया कि वेरिएबल स्ट्रेस दैट इज वेरिंग विद द टाइम। अल्टरनेटिंग स्ट्रेस क्या है, समझ गए। अल्टरनेटिंग स्ट्रेस दैट मीन्स कि मिनिमम टेंसाइल टू मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम टेंशन टू मिनिमम टेंसाइल। अब यहाँ पर अल्टरनेटिंग स्ट्रेस समझ गए, फ्लक्चुएटिंग समझ गए, फटिग फटिग स्ट्रेस अगेन। अब फटिग और अल्टरनेटिंग, ठीक है ना, बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर। फटिग का मतलब ही क्या होता है, फटिग का मतलब ये होता है कि अब आप कई बार देखे होंगे कि जो है वायर कोई तोड़ना है तो ऐसे खींच करके आप तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा, लेकिन उसको ऐसे ऐसे करके आप तोड़ेंगे तो इट विल ब्रेक। ठीक है, होता क्या है कि ये फटिग स्ट्रेस जनरेट करता है, साइक्लिक स्ट्रेस जनरेट करता है, टेंसाइल से कंप्रेशन, कंप्रेशन से टेंसाइल। अब वायर ऐसे टूट जाता है लेकिन आप खींच करके तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा। इसका मतलब कि इस तरह से करने में जो आपका स्ट्रेस डेवलप हुआ, फटीग स्ट्रेस, तो कोई भी मटेरियल टेंसाइल में मजबूत होता है, कंप्रेशन में मजबूत होता है और फटीग में कमजोर होता है, क्योंकि आप खींच करके नहीं तोड़ पाते, प्रेस करके नहीं तोड़ पाते, लेकिन ऐसे ऐसे करके आपने तोड़ दिया। इसका मतलब कि कोई भी मटेरियल फटीग में क्या होता है, कमजोर होता है। क्या होता है, कमजोर होता है, और उसी का हम लोग फायदा उठाते हैं कि उसको इस तरह से जो है बेंड कर करके तोड़ देते हैं। तो जब भी कोई मटेरियल में रिपीटेड स्ट्रेस, मतलब एक मिनिमम टेंसाइल टू मैक्सिमम कंप्रेशन या 0 टू टेंसाइल में सेम नेचर का, वो अब हमने बता दिया, अब मैं बार बार वो चीज़ नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। ये सिग्मा मिनिमम से सिग्मा मैक्सिमम कैसे गया, ये भी सिग्मा मिनिमम है और ये क्या है, सिग्मा मैक्सिमम है, बट सेम नेचर का। फ्लक्चुएटिंग में क्या है, सेम नेचर का है, अल्टरनेटिंग में क्या है, डिफरेंट नेचर का है। रिपीटेड में सेम नेचर का होगा कोई भी, या तो टेंशन या कंप्रेशन, लेकिन वो टच करेगा जीरो से। ये जीरो यदि टच कर गया तो क्या हो जाएगा, रिपीटेड स्ट्रेस, याद रखिएगा क्या होगा, रिपीटेड स्ट्रेस, ठीक है ना। इट इज बीइंग फाउंड एंड इवन यू कैन ऑब्जर्व व्हेन ए मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्ट्रेस, it fails at very much below stress than the yield point stress, ठीक है ना, than the yield point stress, ठीक है ना। and such type of failure is known as fatigue failure, is known as fatigue failure। तो अब आपको एक कॉन्सेप्ट मिला, कौन सा, फटीग फटीग फेल्यूर का। तो ये फटीग फेल्यूर दैट मीन्स की दी फेल्यूर काउज्ड बाय मींस ऑफ ए प्रोग्रेसिव क्रैक। अब उसमें होता क्या, आप कभी कभी आप देखे होंगे कि वायर में जो है, आप ऐसे देखे होंगे बार बार यदि आप बेंड करेंगे तो पहले एक क्रैक आ जाता है। अब ये क्रैक धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा, माइक्रोस्कोपिक साइज में होगा पहले, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते जाएगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सबसे पहले क्रैक आएगा। तो इनिशिएशन ऑफ क्रैक इज बेसिकली initiation of crack is basically known as fatigue failure। और ये फटिग लिमिट क्या है, अब कोई वायर होगा जो आप 10 बार बेंड करते हैं तब टूटता है, कोई 100 बार बेंड करते हैं तो टूटता है। तो वह लिमिट क्या है जब ये टूट जाएगा, तो उस लिमिट को हम लोग बोलते हैं फटिग लिमिट या एंडोरेंस लिमिट। ठीक है, क्या बोलते हैं, फटिग लिमिट या एंडोरेंस लिमिट, ठीक है ना। तो अब इसको समझिएगा, इंडोरेंस या फटिग लिमिट, ठीक है, फटिग लिमिट। एंडोरेंस मतलब बर्दाश्त करने की शक्ति, ठीक है ना, हमारी बर्दाश्त करने की शक्ति कितना है। दैट मीन्स कि एंडोरेंस लिमिट इज यूज फॉर रिवर्स्ड बेंडिंग ओनली, while for other types of loading the term endurance strength। एंडोरेंस लिमिट और एंडोरेंस स्ट्रेंथ में थोड़ा सा फर्क है जो कि याद रखिएगा, ठीक है। सिंपल बेंडिंग में यदि आप कर रहे हैं, ठीक है ना, दैट मीन्स कि ये देखिए ऐसे ऐसे आप बेंड कर रहे हैं, तो जब टूटता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एंडोरेंस लिमिट। लेकिन आप इसको खींचेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर खींचेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर खींचेंगे छोड़ देंगे, तो भी टूटेगा, तो भी फटिग जो है लिमिट आएगी, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं एंडोरेंस स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, एंडोरेंस स्ट्रेंथ। और कुछ मटेरियल ऐसा होता है, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि एक लिमिट के बाद जो है वह फेल होते ही नहीं, और उसी को हम लोग बोलते हैं एंडोरेंस लिमिट। जो मतलब मटेरियल की जो लिमिट होती है, ठीक है ना, एक लिमिट होती है,
उस लिमिट के बाद ही फेल होगा, और वो नंबर ऑफ साइकिल आपने कितना रोटेट किया उसको, नंबर ऑफ साइकिल, और ये क्या हो जाता है, स्ट्रेस। ठीक है ना, ये स्ट्रेस कौन सा है, फटीग स्ट्रेस। और फटीग स्ट्रेस मतलब यहाँ पर एक एंडोरेंस लिमिट या एंडोरेंस स्ट्रेस देते हैं। इस स्ट्रेस तक तो ये कभी हमारा मटेरियल नहीं टूटता है, मतलब ये ऊपर से ऐसे जाएगा और कुछ ऐसे सीधा इसके पैरेलल चले जाता है, मतलब बिलो दिस लिमिट। और इसका जो लिमिट होता है, इसका जो नंबर ऑफ साइकिल होता है और स्ट्रेस होता है, इस वैल्यू पर जो स्ट्रेस मिलेगा इसको एंडोरेंस स्ट्रेस बोलते हैं। और इधर जो नंबर ऑफ साइकिल होता है, ठीक है ना, ये जनरली 10⁻⁷ होता है। कई जगह इन्फिनाइट लिखा होता है, इन्फिनाइट का कोई मतलब नहीं होता है, इन्फिनाइट का मतलब 10⁻⁷ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो भी स्ट्रेस लगे जो हमने आपको बताए, चाहे वो फटीग स्ट्रेस हो, अल्टरनेटिंग स्ट्रेस हो, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस हो, रिपीटेड स्ट्रेस हो, ठीक है ना, कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस हो, साइक्लिक स्ट्रेस हो, ठीक है ना, जो भी स्ट्रेस हो उसमें मटेरियल तो हमारा फेल होगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ यदि बेंडिंग करने से यदि फेल हो रहा है तो वहाँ पर आएगा एंडुरेंस लिमिट। क्या, एंडुरेंस लिमिट, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो भी आएगा दैट विल बी कॉल्ड एंडोरेंस स्ट्रेंथ। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब देखिए, जो स्ट्रेस लगेगा, ठीक है ना, वह क्या होगा, सिग्मा हम लिखेंगे। अब मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, तो एक होगा सिग्मा मैक्स और दूसरा होगा क्या, सिग्मा मिनिमम, सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम। तो अब हम निकालते हैं सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम से एवरेज स्ट्रेस। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, इसको समझ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज स्ट्रेस, या इसी को हम लोग बोलते हैं मीन स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, मीन स्ट्रेस। और इसको इंडिकेट करते हैं किससे, सिग्मा एम से। एंड दैट इज नथिंग बट सिग्मा एम, जो एवरेज निकालते हैं आप उसी तरह से निकलता है, मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है अपने को, क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, फिर दूसरा स्ट्रेस एक होता है रिवर्स स्ट्रेस, अल्टरनेटिंग स्ट्रेस या वेरिएबल स्ट्रेस, वेरिएबल स्ट्रेस। ठीक है ना, यहाँ सिग्मा एम बोले थे, इसको बोलते हैं सिग्मा भी। ठीक है ना, वेरिएबल स्ट्रेस, ध्यान रखिएगा, इसी को रिवर्स स्ट्रेस बोलते हैं या अल्टरनेटिंग स्ट्रेस बोलते हैं। और ये इसका वैल्यू होता है सिंपल उल्टा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा मिनिमम बाई 2, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन बाई 2। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल स्ट्रेस। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट जोन के लिए, जैसे रिपीटेड स्ट्रेस का याद कीजिए क्या था, फॉर रिपीटेड स्ट्रेस के लिए, रिपीटेड स्ट्रेस में क्या हमने बताया था आपको, ध्यान दीजिए, ये एक जीरो रहेगा, तो सिग्मा मिनिमम जो है यहाँ पर क्या हो गया, जीरो। तो सिग्मा आर जो रिपीटेड स्ट्रेस आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्स बाई 2, क्योंकि मिनिमम तो हमेशा जीरो है। ठीक है, उसी तरह से साइक्लिक स्ट्रेस के लिए सिग्मा सी निकालें, कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस जिसको बोले थे कि मिनिमम टू मैक्सिमम जाता है, तो सिग्मा मैक्स मान लीजिए कि सिग्मा गया, और सिग्मा मिनिमम कितना जाएगा, माइनस सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा सी का एवरेज स्ट्रेस क्या होगा दोस्तों, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम, सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा अपॉन 2 इक्वल टू 0। और सिग्मा साइक्लिक स्ट्रेस का ही क्या, वेरिएबल स्ट्रेस, तो सिग्मा माइनस माइनस सिग्मा बाई 2, दैट मीन्स की सिग्मा। अरे बात समझ में, तो ये सब चीज निकालते आना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, निकालते अपने को आना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है कि कॉन्सेप्ट हमारा काम नहीं करेगा कि अल्टरनेटिंग स्ट्रेस क्या था, साइक्लिक स्ट्रेस क्या था। ठीक है, ये नेचर अलग अलग है, समझ में आ रहा है, टेंसाइल है और ये कंप्रेसिव है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। ठीक है, तो अब इस आधार पर आप वेरिएबल स्ट्रेस निकाल सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी कंपोनेंट का वेरिएबल स्ट्रेस निकाल सकते हैं और एवरेज स्ट्रेस निकाल सकते हैं। दैट विल डिपेंड व्हाट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट। ठीक है, उसी तरह से एक टर्म आता है स्ट्रेस रेशियो, समझिएगा क्या,
स्ट्रेस रेशियो। स्ट्रेस रेशियो दैट मीन्स कि इसको इंडिकेट करते हैं किससे, आर से। इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, आर से, और ये होता है आपका सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा मिनिमम। ठीक है, अब उसी तरह से अब स्ट्रेस रेशियो भी साइक्लिक स्ट्रेस के लिए निकाल सकते हैं, रिपीटेड स्ट्रेस के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, अब रिपीटेड स्ट्रेस के लिए क्या हो जाता है, जीरो, एक वैल्यू जीरो हो गया तो सिग्मा एज इट इज निकल जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस के लिए क्या हो जाएगा, इधर सिग्मा और ये माइनस सिग्मा, मतलब कि -1 निकल जाएगा। इसी तरह से एंडुरेंस लिमिट और स्ट्रेस रेशियो में भी एक रिलेशन होता है, उसको भी याद रख लीजिए। रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस रेशियो एंड एंडुरेंस लिमिट। ठीक है, इसका होता है सिग्मा ई डैश इक्वल टू 3 सिग्मा ई अपॉन 2 माइनस आर। ठीक है ना, और ये आर आप निकाल सकते हैं फॉर द डिफरेंट जो है कंडीशन ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस। ठीक है ना, ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम लोग जो है इस स्ट्रेस रेशियो को डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस के लिए निकाल करके देख लेंगे। ठीक है ना, किसके लिए, साइक्लिक स्ट्रेस के लिए निकालेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू सिग्मा अपन माइनस सिग्मा, तो -1। अच्छा, रिपीटेड स्ट्रेस के लिए यही स्ट्रेस रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 0। रिपीटेड स्ट्रेस के लिए, क्योंकि सिग्मा मैक्स अपन सिग्मा मिनिमम 0 है, या सिग्मा मैक्सिमम 0 होगा, आप जो भी ले लें। ठीक है, उसी तरह से अल्टरनेटिंग स्ट्रेस के लिए आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अल्टरनेटिंग स्ट्रेस क्या होगा कि मिनिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, इसमें आर आप निकालेंगे तो ये सिग्मा मैक्स होगा, ठीक है ना, काहे में, टेंसाइल में, तो ये सिग्मा का वैल्यू मिनिमम इन कंप्रेशन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब ये सिग्मा मैक्सिमम मान लीजिए कि 100 होगा, +100, तो ये हो सकता है कि -5 हो। ठीक है ना, इसका कुछ वैल्यू निकलेगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि किस स्ट्रेस के लिए स्ट्रेस रेशियो ग्रेटर देन होगा, किसके लिए 0 होगा, किसके लिए नेगेटिव होगा। तो ये अपने को जो है दिमाग में उस समय तुरंत आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा उसको थोड़ा सा देख लें। आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े कि वेरिएबल स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल स्ट्रेस कैसे काम करता है। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसमें कि एक्सल, शाफ्ट, स्प्रिंग, ठीक है ना, ब्रिज के जो रोलर्स होते हैं उस पर ये सारे अप्लाई होते हैं। अब ये जो है किस तरह से बेंडिंग का फेनोमेना होता है, किस तरह से लोड जो है वेरी करता है, ये हमने आपको बता दिया कि कोई ब्रिज है, अचानक से बहुत ज़्यादा लोड लग गया, अचानक से उसको आराम भी मिल गया, 0 लोड हो गया। निगेटिव भी कई बार हो जाता है, जैसे तूफान चल रहा है, नीचे से पानी का बहुत ज़्यादा फोर्स आ रहा है, तो ये क्या होगा, ऊपर उठने की कोशिश करेगा। इसके अलावा मशीन कंपोनेंट तो है ही, मशीन कंपोनेंट का आपको एग्जांपल दे दिए। ठीक है, और आपको हमने सबसे इम्पोर्टेंट बात बताया था कि इसको खींचना जो है, कोई वायर है उसको खींच करके तोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करके तोड़ना आसान है। तो दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग स्ट्रेस। फिर ये सारे हमने कॉन्सेप्ट बताए, कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता दिए कि कैसे वो काम करता है। उसके बाद जो है हमने आपको बताया कि वेरिएबल स्ट्रेस में ही, ठीक है ना, आपका ये कौन सा है, अल्टरनेटिंग स्ट्रेस, फटीग स्ट्रेस, साइक्लिक स्ट्रेस, कंप्लीटली रिवर्स या साइक्लिक स्ट्रेस, या जो है रिपीटेड स्ट्रेस। ये सब ऑलमोस्ट डिफिनीशन या टेक्निकली डिफरेंट है, बट सुनने में ऐसा सेम लगता है, लेकिन सेम है नहीं। हमने आपको बताया कि किस तरह से जो है ये आपका कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस है, कि जितना कंप्रेशन में जाएगा उतना ही टेंसाइल में जाएगा। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रेस में। उसी तरह रिपीटेड स्ट्रेस में 0 टू मैक्सिमम या 0 टू जो है कंप्रेशन में मैक्सिमम 0 टच करेगा, 0 नहीं टच करेगा तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिंग स्ट्रेस, सॉरी
फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस मतलब ये सिर्फ ऊपर ही रह जाए, ठीक है ना, ये ऊपर ही रह जाए, ऐसे जीरो टच नहीं करे तो क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। और ये कौन सा स्ट्रेस है आपका, मिनिमम टू मैक्सिमम, या इधर मिनिमम टू इधर मैक्सिमम, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग स्ट्रेस, जो दोनों स्ट्रेस हमने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। फिर फटीग फेल्यूर हमने बता दिया कि किस तरह से बेंडिंग में जो है वो फेल्यूर होता है, और आपको हमने एंडोरेंस लिमिट बताया। अब ये एंडोरेंस लिमिट मतलब क्या, स्ट्रेस को हम लोग लिखते हैं एस, और ये नंबर ऑफ साइकिल को क्या लिखते हैं एन, तो इसी को हम लोग एस एन कर्व भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, एस एन कर्व। और यदि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एस एन कर्व निकालने आता भी है, ये तो मशीन डिजाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी एस एन कर्व निकालने आएगा, डिजाइन डाटा बुक जब हम बताएंगे तो। और आपके इसी प्लेलिस्ट में, मैं बार बार बोलता हूँ कि प्लेलिस्ट में जाइए, तो आपका जो ये छोटा नन्हा मुन्ना सा जो चैनल है मैकेनिकल पंडित, उसके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में एक आपको मैकेनिकल यही पंडित के उसमें मशीन डिजाइन का प्लेलिस्ट दिखेगा, तो उसमें जो है आपको डिजाइन डाटा बुक कैसे देखते हैं वो मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि अब जो स्ट्रेस होगा, तीन कंडीशन है, या तो सिग्मा मैक्स होगा, या सिग्मा मीन होगा, या जीरो होगा, या सिग्मा का कुछ वैल्यू हो सकता है। अब सिग्मा का दो नेचर होगा, टेंसाइल या कंप्रेसिव। अब यहाँ पर हम टेंसाइल और कंप्रेशन नहीं लिखते हैं, यहाँ पर तो सिंपल हम सिंबल लिखेंगे, जैसे सिग्मा मिनिमम आ गया आपका मान लीजिए 0, या सिग्मा मिनिमम आ गया -5, या सिग्मा मिनिमम आ गया 10। तो अब हम समझ जाएंगे कि ये तो 0 है तो रिपीटेड स्ट्रेस में आ रहा होगा, ये मिनिमम है तो ये माइनस में है तो कंप्रेशन है, ये प्लस में है तो टेंसाइल है, सिंपल सा। किसी बुक में टेंसाइल को माइनस लिया होगा, कंप्रेशन को प्लस लिया होगा, ठीक है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ टेंसाइल को प्लस, ये टेंसाइल लिख भी देते हैं, और ये कंप्रेशन, ठीक है, ये याद रखना है। तो हमने ये एस एन कर्व बताया कि एंडोरेंस लिमिट और एंडोरेंस स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस है, ये भी हमने आपको बता दिया कि यदि आप बेंडिंग करके इसको इस तरह से बेंड करके तोड़ रहे हैं बार बार, तो ये क्या हो गया, एंडोरेंस लिमिट जब टूटेगा, और इसको ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो भी टूटेगा, उसमें एंडोरेंस स्ट्रेंथ आता है, ठीक है। एंडोरेंस लिमिट या फटीग लिमिट दोनों सेम है, ठीक है। और क्या होता है, जब भी आप कोई वायर तोड़ते हैं, ठीक है, ये वायर है, जब भी आप इसको तोड़ेंगे तो सबसे पहले क्रैक इसके अंदर आता है, और वो क्रैक आप देखिएगा कि उसके बावजूद भी आप करते रहते हैं ऊपर नीचे, तो ये धीरे धीरे टूट जाता है। तो क्रैक विल बी इनिशिएटेड एंड दैट क्रैक विल प्रोपेगेट एंड फ्रैक्चर विल टेक प्लेस, ठीक है। क्रैक किस में हो जाता है, फ्रैक्चर में। वो बोलते हैं ना कि किसी का हड्डी फ्रैक्चर हो गया है, तो फ्रैक्चर मतलब बहुत तिनका के बराबर, वो आपको हो सकता है नज़र भी नहीं आए, वो एक्सरे मशीन ही उसको देख सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर, और उससे भी छोटा होता है क्रैक, और फ्रैक्चर के बाद वो धीरे धीरे टूटना शुरू होता है। तो हमने यहाँ पर आपको एक एवरेज स्ट्रेस बताया, ठीक है। अब ये प्लस माइनस देख लीजिएगा, उस आधार पर हम यहाँ पर प्लस या माइनस लेंगे, उसके आधार पर टेंसाइल या कंप्रेसिव डिसाइड करेंगे। ये क्या है, वेरिएबल स्ट्रेस है आपका। तो मीन स्ट्रेस और वेरिएबल स्ट्रेस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 है, ये मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 है। उसके बाद ये रिपीटेड स्ट्रेस के लिए, अल्टरनेटिंग स्ट्रेस के लिए, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस के लिए, साइक्लिक स्ट्रेस के लिए, रिपीटेड स्ट्रेस के लिए जो है आप निकाल सकते हैं क्या, एवरेज स्ट्रेस एंड वेरिएबल स्ट्रेस। ये हमने निकाल के बताया भी आपको कुछ, ठीक है। साथ में आपको हमने एक टर्म बताया दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेस रेशियो, सिग्मा मैक्स अपन सिग्मा मिनिमम, ठीक है। इस टर्म को भी याद रखना है। फिर हमने आपको एंडोरेंस स्ट्रेस रेशियो और एंडोरेंस लिमिट के बीच एक रिलेशन भी बता दिया कि ये मॉडिफाइड एंडोरेंस लिमिट है। पहले एंडोरेंस लिमिट ये है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेस रेशियो दिस एंडोरेंस लिमिट, फाइनल एंडोरेंस लिमिट ऑफ एनी शाफ्ट या मटेरियल गेट्स चेंज। तो चेंज होकर के कितना आया वो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अब स्ट्रेस रेशियो भी आप निकाल सकते हैं, साइक्लिक स्ट्रेस के लिए कितना है, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस के लिए कितना है, रिपीटेड स्ट्रेस के लिए कितना है, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग स्ट्रेस के लिए कितना है। ये सब निकाल करके भी हमने आपको काफ़ी कुछ दिखाया। तो आई होप कि दिस लेक्चर will have been
अंडरस्टूड बाय यू, आपने इसको समझा और सीखा कुछ। और नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि हाउ द वेरिएबल स्ट्रेस इज बीइंग अफेक्टेड बाय लोड अप्लाइड। अलग अलग टाइप का लोड लगाएंगे तो अलग अलग तरह से वेरिएबल स्ट्रेस जो है बिहेव करता है। सरफेस फिनिश फैक्टर, इसीलिए आप देखिए कि हवाई जहाज या अच्छे अच्छे महंगे कंपोनेंट के ऊपर सरफेस फिनिश बहुत सुंदर होता है। सरफेस फिनिश जितना सुंदर होगा, वेरिएबल स्ट्रेस की कैपेबिलिटी मटेरियल को सस्टेन करने की उतनी ही ज़्यादा होगी, उसकी एंडोरेंस लिमिट उतनी ही ज़्यादा होगी। साइज फैक्टर है, ठीक है ना, और भी मिसलेनियस फैक्टर है, लोड फैक्टर, एक्सियल फैक्टर, इम्पैक्ट फैक्टर, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी वेरी हैप्पी, be healthy and keep smiling. Thank you very much. Wish you all the best. Please like, share this video with your classmate, and you have already subscribed this channel. So thank you very much.